हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चांदनी और मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सेल। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज सेल, इट्स डिस्कवरी एंड सेल थ्योरी। आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारे नेचर में या वर्ल्ड में कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल। सेल के बेस पे कितने टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिसमें मेनली 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है कि सेल ना हो, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें सेल जैसी कोई स्ट्रक्चर ना हो। अभी हम आगे अपने नेक्स्ट वीडियोस में हम आपको बताएंगे कि सेल जो है वो कितने तरह का होता है, और अभी यहाँ पे जैसे है अभी आपको बताया जाएगा आगे कि सेल कितने टाइप्स के होते हैं और उसमें ऐसी क्या मॉडिफिकेशन और स्ट्रक्चर होता है जो डिफरेंट होते हैं। हर सेल के अलग अलग जो होते हैं वो डिफरेंस होता है उनमें। और सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसमें सेल हो, जिसकी बॉडी जो हो वो सेल की बनी हुई हो। तो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हम जनरली जो है वो बात करते हैं वायरसेस की। वायरसेस की बात हम नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में करते हैं, और सेलुलर ऑर्गेनिजम्स से हम जनरली बैक्टीरिया, प्लांट्स एंड एनिमल्स की बात करते हैं। ठीक है, तो सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में बैक्टीरिया, प्लांट्स, एनिमल्स, फंगस, ये सारी कैटेगरीज आती हैं, और नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में वायरसेस आते हैं या इसके जैसे और ऑर्गेनिजम्स आते हैं। आगे हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में आते हैं। अब सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को हमने फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ सेल, और दूसरा कैटेगराइजेशन का जो बेस है वो है क्वालिटी ऑफ सेल। तो क्वांटिटी ऑफ सेल का मीनिंग क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ सेल का मतलब ये हुआ कि कितने सेल्स उसमें प्रेजेंट है, 1, 2, 3, 4 या मोर देन 1, ऐसा सिंपली कह सकते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, 2 कैटेगरी जो है इसमें बनाई गई है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म नाम से एकदम क्लियर है, यूनि मीन्स सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। तो जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होंगे यानी जिनकी होल बॉडी जो है वो सिर्फ सिंगल सेल की बनी होगी, एक सेल की बनी होगी पूरी बॉडी उनकी, वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में आएंगे। और नेक्स्ट आता है मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर का मतलब इस सब साफ है कि जो मोर देन सिंगल सेल यानी 2, 3, 4, 5 या मोर देन 100, मोर देन 10, इस टाइप के जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में आएंगे। और जो हमारा नेक्स्ट पेज है ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी ऑफ सेल, यानी सेल की क्वालिटी कैसी है, किस टाइप का सेल है, उसकी बेस पे 2 टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स नेचर में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल, और यूकैरियोट्स में यूकैरियोटिक सेल। तो इतना क्लियर हुआ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सेल, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और सेलुलर ऑर्गेनिज्म को फिर हम डिवाइड करते हैं 2 टाइप्स, 2 बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ सेल एंड ऑन बेसिस ऑफ क्वालिटी ऑफ सेल, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने सिंपल नोट्स के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को। मैंने इसको ऐसे डिफरेंस में बना दिया है ताकि आपको आसानी हो इसको समझने में। वैसे हम डेफिनेशन भी केवल लिख सकते थे या उसके बारे में हम डिटेल में लिख सकते थे या शॉर्ट नोट लिख सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन मैंने इसको सिंपल करने के लिए यहाँ पे डिफरेंस के रूप में दिखा दिया है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एज वी ऑल नो सिंगल सेल बॉडी उनकी होगी, सिर्फ एक सेल की उनकी पूरी बॉडी बनी होगी। और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में लार्ज नंबर ऑफ सेल्स जो होंगे वो मिल करके एक बॉडी बनाएंगे, जैसे कि हमारी बॉडी है, ढेर सारे सेल्स जो है वो मिल करके एक पर्सन या एक बॉडी बनाएंगे। प्लांट बॉडी हो सकती है, एनिमल बॉडी हो सकती है, ह्यूमन बॉडी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट डिफरेंस जो है वो ऑल एक्टिविटीज जो है वो सिंगल सेल जो ऑर्गेनिज्म है यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो है उनमें जो सारी एक्टिविटीज होंगी यानी जितने भी मेटाबॉलिक फंक्शंस उनके होंगे वो सिर्फ एक सिंगल सेल में ही परफॉर्म होंगे। जबकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या है कि एक सेल जो है वो कुछ एक्टिविटीज को परफॉर्म करेगा या सिर्फ एक एक्टिविटी को परफॉर्म करेगा,
और यहाँ पर इस तरह से जो है हमारा नेक्स्ट जो डिफरेंस है, नो डिवीजन ऑफ लेबर, यहाँ पे कोई डिवीजन नहीं होता है लेबर का, जबकि यहाँ पर डिवीजन होता है लेबर का। इसी से हमारा ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा कि डिवीजन जो है लेबर का मतलब ये होता है यहाँ पे कि काम बटा हुआ है, तुमको ये करना है, तुमको ये करना है। कुछ सेल्स को क्या दिया गया है कि वो कार्डियक रोल प्ले करें अपना, कुछ को ये बता दिया गया तुम डाइजेस्टिव रोल अपना उसमें प्ले करो, और कुछ को कह दिया गया कि तुम नर्वस सिस्टम को जो है वो हैंडल करो। तो इस तरह से जो है सारे सेल्स को अपना अपना जो वर्क है वो बता दिया गया है, यानी यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर है। इसीलिए जो सेल्स हैं वो कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं या अलग अलग जो है वो ढेर सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। जबकि यहाँ पर क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में यहाँ पे सारी एक्टिविटीज जो है, आदर डाइजेशन हुआ, रिस्पिरेशन हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, उनका एक्सक्रीशन हो गया, कुछ भी हुआ, वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल जो है वो खुद ही परफॉर्म करने वाला है, कोई और उसकी हेल्प नहीं करने वाला है। नेक्स्ट जो है रिप्रोडक्शन, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो रिप्रोडक्शन है वो सिंगल सेल में परफॉर्म होता है, क्योंकि पूरी बॉडी सिंगल सेल की बनी हुई है, तो रिप्रोडक्शन जो है वो उसी सिंगल सेल में होने वाला है। लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो होता है वो स्पेसिफिक जर्म सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ऐसे इनिशियल सेल्स, डेवलपिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो आगे चल करके क्या करते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं, जो गैमेट्स बनते हैं या फिर वही आगे जा करके फ्यूजन करके और जाइगोट वगैरह का फॉर्मेशन करते हैं। इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं, आगे चल के फिर ये जो रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर जब आएगा तो उसमें ये एक्सप्लेन होगा कि ये क्या क्या टर्म्स जो है। अभी सिंपल यहाँ पे सिर्फ ये समझना है कि ऐसे कुछ स्पेसिफिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, उनको हम यहाँ पर जर्म सेल्स कहते हैं। नेक्स्ट है लाइफ स्पैन जो होती है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की शॉर्ट होती है, बहुत कम समय के लिए ये जो होते हैं वो जिंदा रहते हैं या जीवित रहते हैं। लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ स्पैन होती है वो बहुत लंबी होती है। एज वी ऑल नो, बैक्टीरिया बहुत कम समय के लिए जिंदा होते हैं, लेकिन जो ह्यूमन बींग्स हैं, प्लांट्स हैं या अदर एनिमल्स हैं, वो क्या होते हैं, लंबे समय के लिए मतलब हमारे प्लैनेट पे रहते हैं, या हम सिंपली कहते हैं कि वो जिंदा रहते हैं। अब ये जो है उसमें कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, जैसे बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआन्स हो गया, प्रोटोजोआन्स में जैसे अमीबा वगैरह आ जाते हैं, या एक्सेट्रा और भी ढेर सारे होते हैं। और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में प्लांट्स और एनिमल्स आते हैं। ये यहाँ पर एक जो है वो कन्फ्लिक्ट है, या सिंपली हम कह दें कि मतलब डिफरेंस है। फंगस में जो फंगस है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी आता है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी आता है। एक ऐसा फंगस है जो यूनिसेलुलर में आता है, उसका एग्जाम्पल ईस्ट। हम सब जो है वो बेकिंग में जो है ईस्ट पाउडर का यूज करते हैं, तो ये ईस्ट जो होते हैं वो फंगस ही एक टाइप का फंगस ही है जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आता है, यानी इसकी बॉडी जो होती है वो सिंगल सेल की बनी हुई होती है। और अदर फंगस जो होते हैं वो सारे होते हैं मल्टीसेलुलर, यानी मेनली हम कहें कि जो मोस्टली जो फंगस है वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ एक दो होते हैं जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आते हैं। ओके, नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंस, जिसमें नंबर 1 पर है साइज। सबसे पहले हम साइज से ही जो है वो आइडिया लगा सकते हैं कि ये प्रोकैरियोटिक सेल है या यूकैरियोटिक सेल है। 1 to 10 mm हमको पता है, स्केल सबके पास होगी, आप देखिएगा उसमें जो 1 सेंटीमीटर है उसमें 10 mm होता है। तो 1 to 10 mm की जो साइज है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स की होती है, और 5 to 100 mm की जो साइजेस हैं वो वेरी करती हैं यूकैरियोटिक सेल्स में। नेक्स्ट जो मेन डिफरेंस है, ये सबसे मेन डिफरेंस है जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट और इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट। अब एक यहाँ पर कंफ्यूजन जो है वो अराइज होता है कि यहाँ पर कहीं कहीं लिखा होता है न्यूक्लियोइड प्रेजेंट, यहाँ पे कहीं कहीं पे किसी किसी बुक्स में या लगभग सारी बुक्स में जो है वो लिखा होता है, और जनरली क्वेश्चन भी अराइज होता है टीचर्स के मतलब उससे कि न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है और इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, दोनों में डिफरेंस क्या है, न्यूक्लियोइड क्या है और न्यूक्लियस क्या है। तो न्यूक्लियोइड ऐसा एक स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं जिसमें जो है न्यूक्लियस के जो मेन कंपोनेंट्स हैं, जिसमें न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। तीनों पॉइंट जो है वो ध्यान से सुनिए और इसको नोट कर लीजिए। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दूसरा हो गया न्यूक्लियोलस,
और तीसरा है न्यूक्लियोप्लाज्म। ये तीनों चीजें अगर किसी भी न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, तो वो क्या होता है? ट्रू न्यूक्लियस होता है। ट्रू न्यूक्लियस, ये ट्रू न्यूक्लियस होता है। और अगर ये तीनों चीजें नहीं है या इनमें से कोई एक भी अगर स्ट्रक्चर गायब है तो वो फॉल्स न्यूक्लियस कहा जाता है, उसे फॉल्स न्यूक्लियस। तो ये दोनों डिफरेंस जो है वो एकदम क्लियर रखिएगा कि न्यूक्लियस एब्सेंट या न्यूक्लियस प्रेजेंट का यहाँ पे मतलब क्या है। यहाँ फॉल्स न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और यहाँ ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। डिफरेंस दोनों में क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोप्लाज्म अगर किसी न्यूक्लियस में प्रेजेंट है तो वो ट्रू न्यूक्लियस होता है, और अगर नहीं प्रेजेंट है तो ये फॉल्स न्यूक्लियस हो जाएगा। नेक्स्ट है सिंगल क्रोमोसोम इन प्रोकैरियोटिक सेल एंड मेनी क्रोमोसोम्स इन यूकैरियोटिक सेल। यानी जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें ढेर सारे क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे और प्रोकैरियोटिक सेल में सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा। क्रोमोसोम क्या है ये हम आगे बताएंगे। न्यूक्लियोलस एब्सेंट होगा प्रोकैरियोटिक में, क्योंकि हमने बताया न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोप्लाज्म जो है ये ट्रू न्यूक्लियस का पार्ट है, तो ये फॉल्स न्यूक्लियस में ये एब्सेंट रहेगा और यहाँ पे न्यूक्लियोलस प्रेजेंट रहेगा। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स, यहाँ पे हम कह सकते हैं मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स जो है वो एब्सेंट होते हैं और यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब ये ऑर्गेनल्स क्या है? जैसे हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं एक मेजर सिस्टम बनाने के लिए, उसी तरह से एक सेल के अंदर ढेर सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। उसी कंपोनेंट्स को हम सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ऑर्गन और ऑर्गेनल्स में कंफ्यूज नहीं होना है। ऑर्गन जो है वो बॉडी का, पूरे बॉडी का कंपोनेंट है और ऑर्गेनल्स जो है वो एक सेल का कंपोनेंट है। वो हम आगे बताएंगे कंपोनेंट्स, जब सेल के कंपोनेंट्स हम पढ़ेंगे उसमें ढेर सारे जो है उसके ऑर्गेनल्स आएंगे। लास्ट है सेल डिवीजन जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल में बडिंग और फिजन से होता है। बडिंग या यहाँ पे स्लैश मारा है तो ये दोनों सेम चीजें नहीं है। बडिंग और फिजन दोनों में से किसी एक के हेल्प से जो है वो सेल डिवीजन होता है, यानी एक से दो सेल जो है वो फॉर्म होते हैं। जबकि यूकैरियोटिक सेल में क्या है? माइटोसिस और मियोसिस, दोनों में से कोई एक जो है वो मोड जो है वो अडॉप्ट करता है यूकैरियोटिक सेल जो है वो डिवाइड होने के लिए। तो ये था प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस। नेक्स्ट डायग्राम, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स के डायग्राम। ये थोड़ा मेसी लग रहा होगा अभी आप लोगों को, लेकिन ये जब समझ में आ जाएगा तो सब क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के डायग्राम को। जो टिपिकल डायग्राम है ये एक बैक्टीरिया का है। आपको इससे प्रोकैरियोटिक सेल का पूरा आइडिया लग जाएगा क्या कैसे होता है। सबसे पहले क्या होती है? एक आउटर जो होती है सबसे बाहर की एक कैप्सूल होती है, जो यहाँ पे मेंशन मैंने किया हुआ है, वाइट कलर से दिखाया हुआ है, कैप्सूल है। ये एक एकदम आउटर वॉल होती है जो इस बैक्टीरिया को या प्रोकैरियोटिक सेल्स को जो है वो प्रोटेक्ट करती है किसी भी एंटीबायोटिक्स से या कोई भी जो इसको किल कर सकते हैं उस टाइप के मटेरियल से। ये कैप्सूल ही इसको प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट है ये ऑरेंज कलर की वॉल दिख रही होगी। ये ऑरेंज कलर की वॉल क्या है? आउटर वॉल है। कैप्सूल के जस्ट बाद आउटर वॉल होती है। और येलो कलर की लाइन एक दिख रही होगी वो सेल वॉल है। इस बैक्टीरिया की सेल वॉल है। प्रोकैरियोटिक सेल में एक आउटर जो पूरे सेल की एक दीवार होती है वो सेल वॉल हो गई। और ब्लू कलर की एक लाइन दिख रही होगी वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये सारे जो टर्म्स हैं ये अपना अपना एक टॉपिक है। एक एक करके आगे की क्लासेस में इसको क्लियर करते जाऊंगी। एक एक टॉपिक, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक एक करके ये टॉपिक्स जो है वो आगे एक एक वीडियो बन जाएंगे। फिर हम देखते हैं कि इसमें जो है हमने वहाँ पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है? न्यूक्लियॉइड होता है। सेंटर में एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर जो न्यूक्लियस का रोल प्ले करता है तो उसको न्यूक्लियॉइड बोलते हैं, ये प्लेस। ठीक है, ये क्रोमैटिन थ्रेड या हम कह सकते हैं इनका सर्कुलर डीएनए लाइक स्ट्रक्चर होता है। सर्कुलर डीएनए यहाँ पे प्रेजेंट होता है जिसको न्यूक्लियॉइड कहते हैं। फिर नेक्स्ट इसमें है 70S राइबोसोम। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। दोनों में डिफरेंस भी कभी कभी पूछता है। इसमें 70S और इसमें जो है वो 80S राइबोसोम यहाँ पे लिखा हुआ है। 80S राइबोसोम जो इसमें प्रेजेंट होती है। ये क्या होता है ये राइबोसोम के टॉपिक में आपको बताया जाएगा। और इसका साइटोप्लाज्म जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है वो साइटोप्लाज्म, यहाँ प्लेस नहीं थी मेरे पास इसलिए यहाँ मेंशन कर दिया साइटोप्लाज्म।
और इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है मीजोसोम। यहाँ दिख रहा होगा ये मीजोसोम जो स्ट्रक्चर है ये रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। जस्ट लाइक इसका रोल जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होता है। यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है रेस्पिरेशन के लिए और यहाँ पर मीजोसोम प्रेजेंट होता है। और फ्लैजिला एक टेल लाइक स्ट्रक्चर होती है जो इसको मूवमेंट में हेल्प करती है, लोकोमोशन में, प्लेस टू प्लेस जाने में इसको हेल्प करती है, वो फ्लैजिला यहाँ पर है। और इस फ्लैजिला के अलावा ये आउटर ग्रोथ होती है, इसके अलावा जो है ये सबसे लार्ज होता है और स्मॉल स्मॉल कुछ स्पाइंस की तरह जैसे कांटे होते हैं उस टाइप के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसको हम पाइलस कहते हैं। कहीं ना कहीं इसका भी जो है रोल वो फ्लैजिला के जैसा ही है, लेकिन उतना नहीं जितना फ्लैजिला का होता है। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल का, एक टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल का ये डायग्राम है। अब हम देखते हैं यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या ऐसी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो इसका न्यूक्लियस जो है वो ट्रू न्यूक्लियस होता है। उस पर कौन से ऐसे पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं जो इसको ट्रू न्यूक्लियस बनाते हैं। बताया था मैंने, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये दिख रही होगी पिंक कलर से, और बीच बीच में जो है ये येलो येलो कलर से थोड़ी सी ब्रेकेज है। तो ये ब्रेकेज कुछ नहीं है, ये ब्रेकेज इसलिए होती है कि ये न्यूक्लियोपोर होता है। पोर का मतलब एक ऐसा प्लेस जहाँ पर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के जो होता है वो एक्सचेंज होता रहे, दोनों के दोनों जो फ्लूइड मटेरियल्स हैं वो आपस में एक्सचेंज होते रहे। तो अंदर जो प्लाज्मा प्रेजेंट होता है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं और बाहर जो प्रेजेंट होता है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर है इसलिए न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोसोल यानी इस सेल के अंदर जो है वो साइटोप्लाज्म। तो ये पोर जो है वो आपस में एक्सचेंज का काम करता है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया और प्लस न्यूक्लियोलस हो गया। और ये जो ब्लू कलर से दिख रहा है क्रोमैटिन थ्रेड, इसी क्रोमैटिन थ्रेड के अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्रोमोसोम्स ही हैं जो आगे चल के और डिटेल में अगर इनको हम देखें तो उसमें डीएनए प्रेजेंट होते हैं। डीएनए जो है वो हेल्प करता है जनरेशन टू जनरेशन जो है इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए। अब इसमें क्या ऐसा स्ट्रक्चर है, इस न्यूक्लियस से ही सटे हुए एक और स्ट्रक्चर है, ये दिख रहा होगा आप लोगों को पर्पल कलर से, ये होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये भी दो टाइप के प्रेजेंट होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये है आउटर, इस पे राइबोसोम्स हैं जो वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसलिए इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और ये येलो कलर से जो इस पर राइबोसोम्स दिख रहे होंगे, ये राइबोसोम्स प्रेजेंट होने की वजह से ही इस जो रेटिकुलम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको रफ एंडोप्लाज्मिक, क्योंकि ये जब राइबोसोम्स प्रेजेंट हो जाएंगे तो ये थोड़ा सा इसका सरफेस जो है वो टेक्सचर्ड हो जाएगा, इसलिए इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और इसके अलावा इसमें गोल्गी बॉडीज इस टाइप की इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही अलग होकर के वैक्यूल्स की तरह से ये अलग हो जाती हैं, गोल्गी बॉडीज हो गई। और माइटोकॉन्ड्रिया जो एज अ मीजोसोम रिस्पिरेशन में हेल्प करता है। इसमें फिर ढेर सारे और भी चीज़ें जैसे कि एटीएस राइबोसोम हो गया, फिर लाइसोसोम हो गया जो क्या करता है, जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उसको डिजनरेट कर देता है। सेंट्रियोल्स होते हैं जो सेल डिवीज़न के टाइम पे हेल्प करते हैं। और इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सबसे इम्पॉर्टेंट था, जो मतलब इसके जो आउटर वॉल होगी वो इसकी मेम्ब्रेन जो इसको एक सेल से दूसरे सेल में डिफरेंस जो है वो अलग करेगी, दोनों सेल्स को अलग करेगी। और ये जो बॉर्डर्स दिख रहे होंगे आपको, ये क्या है, अदर सेल्स हैं, हर साइड पे इसके अदर सेल्स जो है वो अटैच हो गए हैं। तो ये था सिंपल यूकैरियोटिक सेल का। ये वैक्यूल्स भी प्रेजेंट हैं, जो फूड वैक्यूल या सिंपल जो वैक्यूल्स होते हैं इसके अंदर कोई भी एयर नहीं होता, कोई मैटेरियल नहीं होता, एकदम ये वैकेंट होते हैं, खाली होते हैं। ये सिंपली जो है क्लियर हो गया प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और एक एक करके जो है सारे जो ऑर्गेनल्स हैं, ये सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं, इनको फिर हम आगे चल के डिटेल में स्टडी करेंगे। थैंक यू फॉर दिस एंड इसको अच्छे से आप लर्न करिए। और इस वीडियो में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी अगर क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप एकदम बेझिझक होकर के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और वैसे भी इसको हम आगे चल के और डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें।